ठीक है, चलो देखो आर्थ्रोपोडा के बारे में बात करने जा रहे हैं। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रॉन मतलब होता है जॉइंटेड और पोडोस मतलब होता है फूट। ये ग्रीक वर्ड है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आर्थ्रॉन मतलब जॉइंट और पोडा मतलब फूट, यानी ऐसे एनिमल जिनके जॉइंटेड फीट होंगे या अपेंडेजेस मिलेंगे उन्हें हम आर्थ्रोपोड कहेंगे। जैसे तुम्हारा कौन कौन सी चीज़ें हो गई आर्थ्रोपोड में जिसमें जॉइंटेड लेग्स मिल रहे हैं, जैसे मकड़ी हो गई, कॉकरोच हो गया, प्रॉन हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, लिमुलस हो गया, किंग हो गया, यानी कि ये सारी चीज़ें भाई आर्थ्रोपोड्स। और इसके अलावा जितने भी इंसेक्ट्स आप देखते हो वो सारे के सारे क्या हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं। क्लियर? आर्थ्रोपोड की एक खास बात, ये सबसे बड़ा फाइलम है एनिमल किंगडम का। एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा फाइलम अगर कहा जाएगा तो कौन है, आर्थ्रोपोड, लार्जेस्ट फाइलम। अच्छा, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम एनिमल किंगडम में कौन सा है, मोलस्का है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का है। चलिए अब देखते हैं ये कहाँ मिलते हैं, यानी हैबिटाट कहाँ ये रहते हैं। ये जमीनों पर रहते हैं, लैंड में, सॉइल में, मिट्टी के अंदर भी रह सकते हैं, सी वाटर यानी मरीन वाटर में भी रह सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। इसके अलावा इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि कुछ पैरासाइट की तरह भी रहते हैं एज पैरासाइट, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट्स में उनकी बॉडीज के अंदर पैरासाइट की तरह भी कुछ इंसेक्ट्स रहते हैं। अब बात करते हैं बॉडी फॉर्म, इनकी बॉडी की जो फॉर्म है एक्सटर्नली तो ये सेगमेंटेड है, इसमें सेगमेंटेशन मिलता है। इंटरनल कोई सेगमेंटेशन नहीं है जैसे आर्थ्रोपोड में देखने को मिलता था, यहाँ से बाहर से आपको देखने को मिलेगा सेगमेंट्स। और इनकी बॉडी डिवाइड होती है 3 पार्ट में, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। इनकी बॉडी 3 पार्ट में है, जैसे हम लोगों में होता है हेड होता है, थोरैक्स रीजन है और फिर एब्डोमेन आता है, ऐसे इनकी बॉडी भी डिवाइड होती है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। इसके अलावा बॉडी की वॉल की बात करें तो ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्थ्रोपोड के लिए। बॉडी की वॉल की बात करी जाए तो इनकी बॉडी होती है वो थिक, टफ, नॉन लिविंग, काइटिनस क्यूटिकल, काइटिन की बनी हुई क्यूटिकल की एक लेयर है उससे कवर्ड होती है। और ये क्या बनाती है, ये इंसेक्ट्स का या आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन बनाती है, बाह्य कंकाल, बाहर से कंकाल बना रही है, एक्सोस्केलेटन बना रही है। क्लियर हो रही है मेरी बात? जरा समझिएगा इस बात को, ध्यान से देखिएगा। ये बात इस आर्थ्रोपोड को, पूरे आर्थ्रोपोड फाइलम को सिर्फ ये एक्सोस्केलेटन जो है ना ये डाइवर्स करा रही है। यानी तब से लेके अब तक आर्थ्रोपोड इतना वर्सटाइल क्यों है, इतनी ज्यादा जगहों पे कैसे रह सकते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं इतने हार्श एनवायरनमेंट में, क्योंकि इनके पास है एक्सोस्केलेटन। किसका बना हुआ, काइटिन का बना हुआ, जो उससे हार्श एनवायरनमेंट में यानी कठिन वातावरण में भी रहने को आराम से कहता है कि ठीक है रह लो, इसके द्वारा ही वो रह सकता है। समझ में आई बात? तो एक्सोस्केलेटन जिसका होता है काइटिन का बना हुआ। अब बात करते हैं बॉडी कैविटी की। क्या इसके अंदर बॉडी कैविटी मिलती है? हाँ, बॉडी कैविटी यानी सीलोम मिलती है। तो ट्रू बॉडी कैविटी या ट्रू सीलोम मिलती है, इसमें क्या होता है, सीलोमेड, और इनकी बॉडी कैविटी को कहते हैं हीमोसील। इनकी बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं, हीमोसील कहते हैं। और इसमें हीमोसिलोमिक फ्लूइड या ब्लड भरा रहता है, हीमोसील या हीमोसिलोमिक फ्लूइड यानी कि ब्लड इसके अंदर भरा रहता है। और उसी में इसके ऑर्गन्स जो है वो बात करते रहते हैं, यानी ब्लड जो है उसी में सारे ऑर्गन बात करते हैं, यानी कि ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा है, ओपन है। तो ये याद रखिएगा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा हो गया, ओपन हो गया। और हमने आपको एक बात बताई थी, ट्रिक बताई थी, हेमा में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो ओपन रहता है। हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, इसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन रहता है, आपको मिल गया। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करी जाए, माउथ टू एनस पूरा मिल रहा है, यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिल रहा है। अगर यहाँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करी जाए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तो अलग अलग, क्योंकि आर्थ्रोपोड है इसमें तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इंसेक्ट भी इसी में आते हैं, ठीक है, सेंटीपीड भी इसी में आ रहे हैं, मिलीपीड भी इसी में आ रहे हैं, प्रॉन भी इसी में आ रहे हैं, क्रस्टेशियंस भी इसी में आ रहे हैं। यानी कि ये जमीन में और इधर उधर हर तरफ है। तो अलग अलग जगहों पे रहने वाले अलग अलग तरीके का एक्सक्रीशन करेंगे और अलग अलग तरीके के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होंगे। यहाँ पे मेन रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हमने लिखे।
तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो एक्वेटिक फॉर्म में पानी में रहने वाले हैं, उनके लिए रेस्पिरेशन के दो ऑर्गन्स मिलते हैं, या तो गिल्स मिलेंगे या बुक गिल्स मिलेंगे। गिल्स जैसे कि प्रॉन्स में मिलता है, झींगा में, और बुक गिल्स किसमें मिलते हैं? लिमनस यानी किंग क्रेब, केकड़ा, है ना। इसके अलावा अगर जमीन पे रह रहे हैं तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से होंगे? देखिए जमीन पे रहने वालों की भी बात हो रही है, ये पानी में रहने वाले हैं और ये जमीन में रहने वाले जो सांस लेंगे वो या तो ट्रैकियल सिस्टम से लेंगे, ट्रैकी से, वो होंगे आपके इंसेक्ट। इसमें ट्रैकियल सिस्टम होता है, ट्रैकियल ट्यूब्स होती है, डायरेक्ट स्पाइरकल्स के थ्रू हवा जाती है और उनके ऑर्गन्स में सीधी सीधी पहुंच जाती है, तो ट्रैकियल सिस्टम हो गया। या बुक लंग्स होते हैं, लंग्स बुक की तरह खुलेंगे, इसलिए उसका नाम रखा गया है बुक लंग्स। ऐसे बुक गिल्स, गिल्स इनके बुक की तरह खुलेंगे, इसलिए इनका नाम बुक गिल्स है। तो ये इसमें मिलेंगे स्कॉर्पियन, बिच्छू। स्कॉर्पियन क्या होता है? बिच्छू। ठीक, अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी कि जो उत्सर्जी अंग है, आप एक्सक्रीटरी ऑर्गन में या तो ग्रीन ग्लैंड्स या एंटीनल ग्लैंड्स, एंटीना के ऊपर ग्लैंड्स मिलेंगी, उसे ग्रीन ग्लैंड्स भी या एंटीनल ग्लैंड कहेंगे। ये किसमें देखने को मिलेगा? ये प्रॉन में और श्रिम्प्स में देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स किसमें देखने को मिलेगी? ये आपको इंसेक्ट्स में देखने को मिलेगी। कॉक्सल ग्लैंड किसमें देखने को मिलेगी? ये लिमुलस यानी किंग क्रेब में देखने को कॉक्सल ग्लैंड मिलेगी। इनसे ये क्या करेगा? एक्सक्रीशन करेगा, उत्सर्जन करेगा। अच्छा, अब बेसिक बात तो भूल ही गए। बेसिक बात क्या थी? जैसे हमने आपसे पूछा लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, बताइए। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? देखिए आप तक पढ़ते चले आए हैं, यहाँ तक सीख गए, तो ये कैसा होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि इसके पीछे वाला भी एक ऑर्गन सिस्टम लेवल था, तो ये भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोप्लास्टिक के ट्रिप्लोप्लास्टिक, तो ये ट्रिप्लोप्लास्टिक हो जाएगा। रेडियली सिमेट्रिकल के बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। समझ में आई बात या नहीं? ये तीन बातें। और सीलोमेट के एसीलोमेट, तो ये हो गए सीलोमेट। ये इतनी बातें आपको समझ में आ, ये इतनी बातें हो गई। इसके अलावा अब आते हैं इसके नर्वस सिस्टम के ऊपर, सेंस ऑर्गन के ऊपर और बाकी चीजों के ऊपर। वो क्या होता है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है वो इसमें कैसा मिलता है? एनिलिड टाइप। एनिलिड टाइप यानी कि जो इसका हेड है उसमें एक सर्कमफेरेंजियल रिंग मिलेगी और उससे पीछे की तरफ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड मिलेगी। ठीक है, हम लोगों में डॉर्सल नर्व थी, इसमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड मिलेगी। ठीक, सेंस ऑर्गन की बात करी जाए तो यहाँ कंपाउंड आई देखने को मिलती है, यानी यहाँ एक आंख नहीं, जैसे हमारी आंखें हैं, एक नहीं है, यहाँ कंपाउंड आई, ढेर सारी छोटी छोटी आंखों से मिल के बनी हुई एक आंख है। और जो छोटी छोटी आंखें होती हैं उसमें एक आंख, फिर दूसरी आंख, तीसरी आंख, ऐसे करते 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 ये पूरी आंखों से मिलके बनी हुई एक कंपाउंड आई होती है। ये आंख अपना विजन देखेगी, ये आंख अपना देखेगी, ये आंख अपना देखेगी, यानी कि एक आदमी जो है, मान लीजिए हम हैं, तो इसमें एक आंख का छोटा सा हिस्सा, ये हमारा इतना पार्ट दिख रहा होगा, फिर हमारा इतना पार्ट, तो क्या होगा? हमारा पूरा जो इसको इंसेक्ट को या किसी चीज को हम आर्थ्रोपोड को दिखाई देंगे कंपाउंड आई से, तो कैसे दिखाई देंगे? छोटे छोटे पार्ट, यानी किसी को हमारा इतना मुंह दिख रहा होगा, किसी आंख को, आंख के छोटे पार्ट को मान लो इसको हमारा इधर वाला मुंह दिख रहा है, इसको इधर वाला मुंह दिख रहा है, इसको कुछ और दिख रहा है, इसको कुछ और दिख रहा है, ऐसे करके ये फटी सी इमेज होगी। यानी पूरी इमेज जो है वो एक साथ जुड़ी हुई नहीं होगी, अलग अलग छोटी इमेज, हाँ पिक्सल्स जो हैं वो अलग अलग दिखेंगे। इस तरह से कह सकते हैं कि जो पिक्सल होते हैं वो फटे हुए होंगे। और इस तरीके का विजन कहलाता है मोज़ेक विजन। और एक कंपाउंड आई में लगभग कितनी होती है? इसकी एक यूनिट को क्या कहते हैं? ओमिटिडिया। जो वो कंपाउंड आई की एक यूनिट है, इसे क्या कहेंगे? ओमिटिडिया। ये भी ओमिटिडिया, ये भी ओमिटिडिया, ये ओमिटिडिया होती है। कितनी होती है कंपाउंड आई में? लगभग 2000 ओमिटिडिया होती है, अगर आप कॉकरोच की बात करें तो उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अलावा सेंस ऑर्गन्स एंटीनी होते हैं। आप देखिए कॉकरोच में एंटीना जो है वो ऐसे ऐसे हिलाता रहता है, उससे क्या फायदा होता है? एंटीना के हिलाने से क्या फायदा होता है? वो सेंस ले रहा होता है टेम्परेचर का, टच का, वहां पे सेंस लेता है एंटीना। इसके अलावा स्टैटोसिस्ट भी मिलता है, ये बैलेंसिंग ऑर्गन है, आपको पहले बता चुके हैं।
कुछ पुराने फाइलम्स में भी देखने को ये मिला है। इसके अलावा यहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है जो हार्मोन्स रिलीज करें। हमारे अंदर स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, पीनियल ग्लैंड हो गई, आपका हार्ट हो गया, इन सबसे हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। टेस्टिस हो गए, ओवरी हो गई, ये सबसे हार्मोन्स निकलेंगे। तो ये जो हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स होती है उन्हें क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो हार्मोन रिलीज करेगी, जैसे यहाँ पे एक्डाइसोन हार्मोन होता है जो उसको मोल्टिंग के लिए होता है, ठीक। जुवेनाइल हार्मोन होता है जो उसे रोक देता है, उसको लार्वा सेंटेंट बनने में रोकेगा। तो इस तरीके से कुछ हार्मोन्स होते हैं, जुवेनाइल हार्मोन या एक्डाइसोन, ये नाम है जो नीट में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोन के जैसे ही केमिकल निकलते हैं जिन्हें कहते हैं फेरोमोन्स। ये नई चीज़ होती है जो इंसेक्ट्स में देखने को मिलती है, फेरोमोन्स, जिसके थ्रू इंसेक्ट्स कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं। जैसे कि हनी बीज जो होती हैं उसमें रानी मक्खी जब मरने वाली होती है तो वो कैसे बताएगी कि भाई अब हम मरने वाले हैं, अपनी दूसरी रानी देख लो। तो वो अपने अंदर से कुछ केमिकल्स रिलीज करेगी जिन्हें हम कहेंगे फेरोमोन्स, और वो स्पेशल फेरोमोन्स बाकी के जो वर्कर्स हैं उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये कहना चाह रही है। तो कम्युनिकेशन के लिए होता है। बहुत सारे इंसेक्ट्स में सेक्स के लिए भी फेरोमोन्स होते हैं कि अब पॉपुलेशन का टाइम है, तो जैसे आपका सिल्क वॉर्म हो गया, सिल्क वॉर्म में जैसे ही दोनों सिल्क वॉर्म मेल और फीमेल निकलते हैं, फीमेल अपने अंदर से फेरोमोन्स निकलती है जिससे मेल्स समझ लेता है और अट्रैक्ट हो जाता है फीमेल की तरफ और पॉपुलेशन शुरू हो जाता है। तो ये फेरोमोन्स होते हैं जो कम्युनिकेशन के लिए होते हैं या रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से ही निकले हुए। अब यहाँ पे सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, डाइईशियस होता है, मेल फीमेल अलग अलग होंगे, डाइईशियस कंडीशन है, सेक्सेस सेपरेट है, अलग। और फर्टिलाइजेशन जनरली कैसा होगा? इंटरनल होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा हो जाएगा? इंटरनल हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, आप बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है या इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अगर इनडायरेक्ट हुआ तो क्या बनेगा? लार्वा। और लार्वा से एडल्ट के बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस। लार्वा से एडल्ट बनना कहलाता है मेटामॉर्फोसिस, ठीक। यहाँ कई इंसेक्ट्स में ऐसा भी देखा गया पेरेंटल केयर, कुछ चींटियां होती हैं वो पेरेंटल केयर करती हैं। आपकी मधुमक्खी है वो भी पेरेंटल केयर करती है, मधुमक्खी में भी पेरेंटल केयर देखने को मिलती है। आपके ये पेरेंटल केयर सबसे अच्छी अगर देखी जाएगी दीमक में पेरेंटल केयर बहुत ही ज़बरदस्त होती है। मतलब ये समझिए कि जिस तरीके से हम लोगों में पेरेंटल केयर होती है बिल्कुल उसी तरीके से दीमक में भी पेरेंटल केयर देखने को मिलती है, ठीक है। आते हैं आगे, पार्थेनोजेनेसिस। एक टर्म होता है पार्थेनोजेनेसिस, डेवलपमेंट या फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो याद रखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, और ये आपको हनी बीज में ड्रोन में देखने को मिलता है। ड्रोन्स जो हैं हनी बीज में वो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू ही बनते हैं, यानी डायरेक्ट एम्ब्रियो बन जाएगा बिना फर्टिलाइजेशन के। यानी एक एग था, इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, डायरेक्ट एग से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से नया ड्रोन बन जाएगा। ड्रोन एक तरीके की मक्खी होती है, मेल हनी बी, मेल होता है हनी बी, और ये हैप्लॉइड होगा, एन होगा, बिना फर्टिलाइजेशन के बना एग से डायरेक्ट, तो एन ही रहेगा। यानी इसके अंदर सिर्फ 16 क्रोमोसोम होंगे, टोटल 16 32 होते हैं, लेकिन यहाँ 16 ही क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, हैप्लॉइड होता है। यहाँ क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, इसको क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंसेक्ट को क्लासिफाई करना एक बड़ा चैलेंज है। आर्थ्रोपोड्स को इंसेक्टा मिल जाएंगे और फिर इंसेक्ट्स को अलग क्लासिफाई करेंगे तो बहुत लंबा क्लासिफिकेशन है इसका, जिसको हम अलग किसी दिन वीडियो में बना के पूरा आपको क्लासिफिकेशन समझा देंगे। लेकिन यहाँ हम सिर्फ एग्जांपल्स आपको समझा रहे हैं जो आपको याद करना है। एग्जांपल्स में इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, यानी जो जिनसे आपको फायदा होगा, आपकी जिंदगी में जिन इंसेक्ट्स से आप फायदा लेते हो वो इंसेक्ट्स। जैसे आप हनी बी लेते हो, आप हनी बी से क्या मिलता है आपको? हनी मिलता है, तो ये इकोनॉमिकली आपको फायदा हो रहा है। इसके अलावा बॉम्बेक्स यानी कि सिल्क वॉर्म,
ये बॉटनी जूलॉजिकल नेम है सिल्क वॉर्म का, बॉम्बैक्स। इससे आपको क्या मिल जाएगा? सिल्क मिलेगा। लैसिफर लक्का यानी कि लैग इंसेक्ट, ये जो लाख मिलती है, जैसे आपने सोनारों के पास देखी होगी लाख, वो लाख से जो है चूड़ियाँ वगैरह में उसको जो है जोड़ते हैं, तो ये लाख मिलती है, ये लूसीफर लक्का से मिलती है, ये आपको याद करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ वेक्टर्स होते हैं, यानी कि कुछ डिजीज को एक जगह से दूसरी जगह तक डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को ले जाएंगे, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिससे डिजीज फैलेगी उनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाएंगे, उन्हें क्या कहते हैं? वेक्टर्स कहते हैं। और इसमें 3 तरीके के मच्छर आते हैं, 3 तरीके के मच्छर आते हैं। कौन कौन से हैं? एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग हो जाता है। इसके अलावा क्यूलेक्स से और एडीज से कौन कौन से रोग होते हैं? यस यस यस, फाइलेरियासिस और चिकनगुनिया, ये इन्हीं से होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं ग्रीगेरियस पेस्ट। ग्रीगेरियस पेस्ट क्या है? जो झपट्टा मारेंगे और हमला करेंगे झुंड में झपटेंगे और पूरा खा जाएंगे, तबाह कर देंगे फसलों को, उन्हें क्या कहते हैं? ग्रीगेरियस पेस्ट। जैसे आपने टिड्डी दल सुना, ये टिड्डी, देखिए टिड्डा जो होता है वो ग्रासहॉपर होता है, लेकिन टिड्डी दल जब होता है पूरा तो वो लोकस्ट है, वो ग्रासहॉपर नहीं है, वो लोकस्ट है, जो ये दल में चलेंगे, इकट्ठा चलेंगे। जैसे शेर अकेला चलता है, कुत्ते झुंड में चलते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। ग्रासहॉपर अकेला है और लोकस्ट झुंड में चलेंगे, तो लोकस्ट जो है वो ग्रीगेरियस पेस्ट में आते हैं, ग्रासहॉपर को नहीं रखिएगा। टिड्डी दल आपने अभी कोरोना पीरियड में देखा था, टिड्डी दल ने हमला कर दिया था, लोगों थालियां बजाई थी, मोदी जी का नुस्खा अपनाया था तालियां बजा के, उसने पानी की बौछार करी थी, ठीक है, किसी ने डीजे बजा दिया था जाके खेतों में, तो अलग अलग तरीके से उसे भगाने की कोशिश करी गई थी और कहा गया था इसमें पाकिस्तान की साजिश है। आगे चलते हैं लिविंग फॉसिल्स के ऊपर। लिविंग फॉसिल्स क्या होते हैं? लिविंग फॉसिल्स जो है यानी अभी जिंदा हैं और उनके बहुत सारे पूर्वज जो है जो मर चुके हैं, फॉसिल्स, जैसे आपका साइकस भी एक लिविंग फॉसिल में ही आता है। ऐसे यहाँ लिविंग फॉसिल है कौन? किंग क्रेब, लिमुलस। अभी आपको बताया था किंग क्रेब में बुक लंग्स मिलेंगे, ठीक है, और कॉक्सल ग्लैंड मिलती है एक्सक्रीशन के लिए, और ये लिविंग फॉसिल भी है किंग क्रेब। इस तरह से आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा जो सबसे बड़ा फाइलम था, हमने पूरा का पूरा समेट दिया। उम्मीद कर रहे हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, 2-3 बार से देख लीजिएगा, याद हो जाएगा।